चलिए सर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर IS 23 बोर्डिंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड देख रहे थे आप लोग। कॉन्सेप्चुअली तकरीबन सारी बातें इस स्टैंडर्ड में आप लोग कवर कर चुके हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को 2 सवाल होमवर्क में सॉल्व करने के लिए देते हैं, उनको कवर कर लेते हैं। एक था हमारे पास आई गेस क्वेश्चन नंबर 9 एंड 11। तो पहले क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। रीड करते हैं, सॉल्व करते हैं। कहता है on 1st January 2016 Imran Limited started the construction of a new factory. The construction period is approximately 15 months and the cost is estimated to be 80 million. The work has been divided into 5 phases and payment to the contractor shall be made on completion of each phase. 1 जनवरी 2016 पे एक कंपनी इमरान लिमिटेड ने एक फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की। 15 महीनों के टाइम स्पेन पे ये कंस्ट्रक्शन होगी और 80 मिलियन का इन टोटलिटी खर्चा होगा। 5 फेजेस में इसकी कंस्ट्रक्शन को ब्रेक किया गया और हर फेज के कंप्लीशन पे आपने पेमेंट करनी होगी। बाकी इंफॉर्मेशन रीड करने से पहले अगर मैं सवाल की रिक्वायरमेंट देखूं तो सवाल की रिक्वायरमेंट में 2 पार्ट्स हैं। Assuming that the loan were taken specifically for the project, calculate the amount of borrowing cost that should be capitalized in the period ended 31 दिसंबर 2016 in accordance with the requirement of IS 23। पहले कहता है कि आपने सॉल्व करना है इस अजम्पशन पे कि सवाल में जो आपको लोन का डेटा दिया गया ये स्पेसिफिक बोरिंग्स हो और 31 दिसंबर 2016 हमारा ईयर एंड है। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में कहता है assuming that the loan constituted general finance, calculate the amount of borrowing cost that should be capitalized in the period ended 31 दिसंबर 2016 in accordance with the requirement of IS 23। और सेम इन्हीं फैक्ट्स को रखते हुए सवाल को हमें एक और दफा सॉल्व करना है इस अजम्पशन पे कि बोरिंग्स का जो डेटा है वो स्पेसिफिक बोरिंग नहीं बल्कि जनरल बोरिंग्स है। ठीक हो गया सर। अब वापस सवाल की इंफॉर्मेशन पे आते कहते हैं इन द ईयर द कंपनी हैड द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल। 3 तरह के सोर्सेज हैं कंपनी के पास। नंबर 1, राइट इशू ऑफ शेयर्स अमाउंटिंग टू 15 मिलियन ऑन 1 जनवरी 16। द कंपनी यूजुअली पे अ डिविडेंड ऑफ 10% ईच ईयर। सबसे पहले हमने 1 जनवरी 2016 पे 15 मिलियन के राइट शेयर्स इशू किए। सर राइट शेयर्स का पैसा लोन है ही नहीं, बोरिंग है ही नहीं, तो इस पे कोई बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन नहीं होगी। Bank loan of 32 million carrying markup of 13% were raised on 1st March 16. This loan was outstanding for 306 days in a year. कहता है 1 मार्च 2016 पे आपने 32 मिलियन का लोन लिया है 11% मार्कअप पे और 1 मार्च से लेकर 31 दिसंबर 2016 जो कि आपका ईयर एंड है, इस अरसे में इस एक साल में ये 306 दिन का आउटस्टैंडिंग लोन है। On 1st August 2016, company rupees 10 million were borrowed from a bank. Interest thereon is payable at the rate of 11%, and this loan was outstanding for 153 days in a year. एक और लोन लिया कंपनी ने 1 अगस्त 2016 पे 10 मिलियन का और जो है 153 दिन के लिए लोन आउटस्टैंडिंग है, 11% का इसमें मार्कअप है। तो एक इक्विटी का पैसा, 2 बोरिंग्स का पैसा है। इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन टेम्पररी इन्वेस्टमेंट ऑफ द बोरिंग अमाउंट्स टू रुपीस 0.5 मिलियन। इन्होंने इस सवाल में आसान रखने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट का रेट नहीं बताया, इन्वेस्टमेंट इनकम खुद ही कैलकुलेट करके दे दी। तो मेरे ख्याल है कि ये इन्फॉर्मेशन से हम सवाल में सीखेंगे क्या, तो हम एक रेट अज्यूम कर लेते हैं। हम इन्वेस्टमेंट इनकम खुद कैलकुलेट करेंगे। मैं सिर्फ सॉल्यूशन को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मैं कह रहा हूं कि हम इन्वेस्टमेंट इनकम का एक रेट अज्यूम कर लेते हैं कि भाई हम जो भी फंड्स इन्वेस्ट करेंगे उसमें हम लेट से 8% से इन्वेस्टमेंट इनकम कमा रहे होंगे, तो मैं सरप्लस फंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट इनकम खुद कैलकुलेट करूंगा एट द रेट ऑफ 8%। फिर कहता है the details of the bills submitted by the contractor during the year are as follow। 4 फेजेस हमारे साल में कंप्लीट हुए हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। 1 मार्च 16, 1 अप्रैल 16, 1 अक्टूबर 16 और चौथे फेज के भी हमने पेमेंट नहीं की। 20 मिलियन, 18 मिलियन, 16 मिलियन और 17 मिलियन। On 1st June 2016, the Building Control Authority issued instruction for stoppage of work on account of certain discrepancies in the completion plan. The company filed a petition in the court and the matter was decided in the company's favor on 31 जुलाई 2016. Work recommenced after a delay of 61 days. कह रहे 1 जून 2016 पे बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वालों ने हमारा काम रुकवा दिया। कहते हैं हमारी कंप्लीशन प्लान में कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं। हमने इनके खिलाफ कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी और 2 महीने बाद ये केस हमारे फेवर में डिसाइड हो गया। 2 महीने तक काम सस्पेंड हुआ था, 2 महीने बाद दोबारा से चालू हो गया। That फॉलोइंग पीरियड्स में भी रेलेवेंट। फिर इन्होंने ये भी बता दिया कि कौन से अरसे में कितने कितने दिन होते हैं। आपकी सिर्फ कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए कि आपको काउंट ना करना पड़े, तो उन्होंने बता दिया कि 1 मार्च से 31 दिसंबर तक 306 दिन बनते हैं, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक 275 दिन बनते हैं, 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक 153 और 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक 92 दिन बनते हैं।
तो सॉल्व करते हैं सर इस सवाल को। सर आपने सरप्लस फंड की इनकम 8% की अज्यूम करवाई है। देखिए मैं सरप्लस फंड की इनकम 8% इसलिए अज्यूम करवा रहा हूं ताकि कैलकुलेशन में सरप्लस फंड की खुद कैलकुलेट करूं और कितने नंबर ऑफ मंथ्स के लिए उसको इन्वेस्ट करना है ये सारी वर्किंग खुद करूं। अदरवाइज तो बड़ा सिंपल हो जाएगा कि मेरे पास जो भी 0.5 आया उसे मैं अपनी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज से माइनस कर दूं, तो फिर मजा नहीं आएगा सवाल के सोल्यूशन में। बोर्ड पे इस सवाल को सॉल्व करते वक्त एक असम्पशन क्या ले रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट इनकम जो सवाल में गिवन है इसे हम इग्नोर कर देंगे और हम जो भी इन्वेस्टमेंट इनकम है खुद कैलकुलेट करेंगे एट 8% पर एनम। अब सबसे पहला काम एक टाइमलाइन बना लेते हैं। 1 जनवरी 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2016 तक का हमारा साल है। जनवरी 16, 31 जनवरी 16, 28 फेब 16, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सवाल में इन्होंने बताया कि जो हमारी कंस्ट्रक्शन है वो 1 जनवरी 2016 पे स्टार्ट हो गई थी। सवाल की पहली लाइन में बता दिया, यानी कि कंस्ट्रक्शन हमारी यहां स्टार्ट हुई। अच्छा, कंस्ट्रक्शन हमारी 15 महीने यानी कि इस साल तो कंप्लीट नहीं होनी, अगले साल के भी तीसरे महीने में 31 मार्च 2017 पे जाके कंप्लीट हो रही होगी, यानी कि पूरे 12 महीने वर्किंग के लिए अपेरेंटली रेलेवेंट है। लेकिन हमारे पास जो टेबल के मैंने पहला उसके बाद पैरा में लिखा था कि 1 जून 2016 पे बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वालों ने हमारा काम रुकवा दिया। तो ये जो डिले आ रहा है ये एब्नॉर्मल रीजन की वजह से आ रहा है। कब से कब तक? 1 जून 2016 से लेकर 31 जुलाई 2016, यानी कि जून का महीना और जुलाई का महीना। तो ये 2 मंथ्स हमारी कंप्यूटेशन के लिए, कैपिटलाइजेशन के लिए रेलेवेंट नहीं होंगे। तो 12 महीनों की नहीं बल्कि 10 महीनों की बोरिंग कॉस्ट हमने कैपिटलाइज करनी होगी यहाँ। फिर अगर मैं एक्सपेंडिचर्स की पेमेंट को प्लॉट करूं कि जो जो हमने कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट्स की, सर हमने पहली पेमेंट की है 1 मार्च पे 20 मिलियन। तो जनवरी, फरवरी, मार्च और 1 मार्च में हमने पेमेंट की है 20 मिलियन। सेकंड पेमेंट हमने की है 1 अप्रैल पे 18 मिलियन। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल यानी कि 1 महीने बाद ही 18 मिलियन। तीसरी पेमेंट हमने की है 1 अक्टूबर पे 16 मिलियन। तो ये अक्टूबर का महीना और अक्टूबर के स्टार्ट में पेमेंट की है 16 मिलियन। और चौथी पेमेंट अभी हमने की नहीं है, वो अगले सालों में आ रही होगी। अब पहले हम इस सवाल को सॉल्व करने लगे। सवाल का पार्ट नंबर ए, स्पेसिफिक बोरिंग कंसीडर करते हुए। तो हमारे पास फंड्स के लिए इन्होंने 3 तरह की इंफॉर्मेशन दी थी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमारे पास राइट शेयर्स का पैसा आया 1 जनवरी 2016 पे। तो हमारे पास एक फंड्स आएंगे राइट शेयर से 15 मिलियन 1 जनवरी 2016 पे। फिर पॉइंट नंबर 2 में कहा है कि हमने 32 मिलियन का लोन लिया है 13% मार्कअप पे 1 मार्च 16 पे। तो हमारे पास लोन 13%, 32 मिलियन का लोन है और 1 मार्च में लिया है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च 32 मिलियन। और पॉइंट नंबर 3 में कहता है कि एक और लोन लिया है 10 मिलियन का 1 अगस्त 16 पे। तो लोन टू सर 1 मार्च, जबरदस्त, यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ आना चाहिए ये। और दूसरा जो लोन है वो 1 अगस्त पे लिया है 11% मार्कअप पे और लोन का अमाउंट है 10 मिलियन। तो ये अगस्त का महीना और अगस्त के स्टार्ट में लिया है, यानी कि यहाँ पे। ठीक है, देखिए स्पेसिफिक बोरिंग में आप बोरिंग कॉस्ट पे कैपिटलाइज कैलकुलेट करते हो। बोरिंग कॉस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग लेस इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन सरप्लस फंड। बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन आप स्टार्ट करते हो जब 3 कंडीशंस पूरी हो रही हो। नंबर 1, एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकर्ड, बोरिंग कॉस्ट हैज बीन इनकर्ड एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज आर इन प्रोसेस। 1 जनवरी पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है, 1 जनवरी पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है, लेकिन 1 जनवरी पे लोन नहीं लिया अभी तक ना, 1 जनवरी पे कोई पेमेंट की है। तो लोन का लेना और पेमेंट का करना ये सब किस दिन पूरा हो रहा है? सर ये सब 1 मार्च में पूरा हो रहा है।
इवन दो कि कंस्ट्रक्शन यहाँ स्टार्ट हो गई है, लेकिन बोरिंग कॉस्ट और एक्सपेंडिचर कब हो रही है? 1 मार्च। तो इसका मतलब है कि ये 2 महीने भी अब रेलेवेंट कंसिडर नहीं किए जा रहे होंगे। क्या ये समझ आता है हमें? सर सबसे पहले स्पेसिफिक बोरिंग्स की बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। एक लोन 32 मिलियन का लिया है यहाँ पे, तो लोन 1 32 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 13%। अब कितने महीनों का सूद रेलेवेंट है? सर यहाँ पे लोन लिया, यहाँ पे कैपिटलाइजेशन भी स्टार्ट हो जानी है। 1 2 3 इससे काउंट नहीं करूंगा, 4 5 6 7 8 महीनों का लोन। अब चाहे तो नंबर ऑफ डेज पे ले जाएं, मैं से 8 ओवर 12 पे कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। 2.77। फिर लोन 2 10 मिलियन 11% मार्कअप पे। सर ये लोन लिया यहाँ पे, कितने महीने आउटस्टैंडिंग है? 1 2 3 4 और 5, तो 10 मिलियन इंटू 11% इंटू 0.45। ये हमारे पास स्पेसिफिक बोरिंग की बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज आ गए। लेकिन इस नंबर से हम लेस करेंगे इन्वेस्टमेंट इनकम। अगर मैं सवाल के डेटा के हिसाब से चलूं ना, तो मुझे कोई बहुत मुश्किल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। मैं दिस प्लस दिस माइनस 0.5 ले लेता, मेरा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता। लेकिन मैं थोड़ा सा मुश्किल बना रहा हूं सवाल को, कि मैं सवाल की इन्वेस्टमेंट इनकम को यूज नहीं कर रहा, बल्कि इन्वेस्टमेंट इनकम का रेट 8% यूज कर रहा हूं। ठीक है? पेपर में हम लोग ऐसे ना पेपर में हरगिज ऐसा ना कीजिएगा। पेपर ये तो मैं क्लास में आपको मुश्किल बनाने के लिए ऐसा कर रहा हूं, पेपर में इस तरह की कभी भी असम्पशन नहीं लीजिएगा। सर अब सरप्लस फंड को मैनेज करते हैं। यहाँ देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास 15 मिलियन आए राइट शेयर्स के, और पहले दिन तो कोई पेमेंट ही नहीं करनी, तो 15 मिलियन ही मेरे पास सरप्लस फंड्स हैं। मैंने इन्वेस्ट भी किया होगा, कितने अर्से के लिए? सिर्फ 2 महीने के लिए, क्योंकि 2 महीने बाद ही पेमेंट करनी है। तो इस 2 महीने 15 मिलियन के सरप्लस फंड पे इन्वेस्टमेंट इनकम लेस नहीं करेंगे, क्योंकि ये 15 मिलियन लोन का पैसा नहीं है। ये 15 मिलियन कौन सा पैसा है? इक्विटी का पैसा। सही है ना? तो जब बोरिंग कॉस्ट ही नहीं है, तो फिर बोरिंग कॉस्ट के अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट इनकम ही माइनस नहीं हो सकती। फिर 2 महीने बाद है, तो अब हमारे पास 20 की पेमेंट करनी है, और हमारे पास एक लोन के 32 मिलियन भी आ गए। यानी कि इस वक्त तुम्हारे पास इक्विटी के 15 मिलियन भी है और स्पेसिफिक लोन के 32 मिलियन भी है। तो कहां से पेमेंट करी जाएगी? सर पहले पेमेंट होगी इक्विटी से। तो 20 की पेमेंट में से 15 मिलियन तो यहां से आ गए। अभी पेमेंट शॉर्ट कितनी है? 5। वो 5 की पेमेंट कहां से होगी? इस 32 से। तो फिर हमारे पास पैसे कितने रह जाएंगे? 27। ऐसा ही है। अब ये जो 27 रुपए रह गए, ये कौन से पैसे हैं? सर ये लोन के पैसे। तो इसको मैं इन्वेस्ट करके इन्वेस्टमेंट इनकम भी कंसीडर करूंगा। तो 27 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 8%, कितने अरसे के लिए? सिर्फ 1 महीने के लिए। उसके बाद मजीद एक और पेमेंट करनी है। 27 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 1/12, 0.18। सर 1 महीना गुजर गया, अब वापस आपको 18 की पेमेंट करनी है। तो 27 में से 18 की पेमेंट करेंगे तो 9 मिलियन बच जाएंगे। 9 मिलियन को अगेन इन्वेस्ट कर दूंगा। कितने अरसे के लिए? ध्यान यहां दीजिएगा, 1 2, इन 2 को काउंट करना है या नहीं? नहीं सर। जिस पीरियड में बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हो सकती, उसी पीरियड में इन्वेस्टमेंट इनकम बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज को रिड्यूस नहीं कर सकती। तो 2 महीने, और फिर यहां हमारे पास एक और पेमेंट आ जाएगी, यानी कि 9 मिलियन का अमाउंट सिर्फ 2 महीने इन्वेस्ट होगा। तो 9 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 2/12, कितना? 0.12। अब 9 मिलियन थे ऑलरेडी, यहां पे एक और 10 मिलियन आ गए, तो अब हमारे पास टोटल अमाउंट कितना हो गया? 19 मिलियन। सर कितने अरसे तक 19 मिलियन रहा? 1 महीना, 2 महीना, फिर दोबारा 16 की पेमेंट करनी है। तो 19 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 2/12, फिर 2 महीने बाद इस 19 में से 16 की पेमेंट करूंगा, तो बच कितना जाएगा? 3 मिलियन। सर ये 3 मिलियन भी इन्वेस्ट कर दूंगा, कितने अरसे के लिए? 1 2 3। तो 3 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 0.06, तो ये हमारे पास फाइनली आ जाएगा बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। कहां से कहां तक? 2.77 प्लस 0.45 माइनस दिस एंड दिस।
तो यहाँ तक हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट नंबर 1 कंप्लीट होती है। कॉपी करें, इससे कोई चीज नहीं समझ आ रही तो पूछे मुझसे। हाँ, तो मैंने लेस थोड़ी की, ऐड की है ना। 9 मिलियन हमारे पास सरप्लस फंड थे, फिर 10 आया तो 19 हो गए। चलिए सर आगे बढ़ता है। सवाल की इंफॉर्मेशन तकरीबन सेम है, सिर्फ एक चेंज ऑफ अजम्पशन है सवाल की रिक्वायरमेंट नंबर बी में। अब की बार हम इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं ऑन द अजम्पशन या ऑन द रिक्वायरमेंट कि हमने जो 2 लोन लिए हैं वो हमारे स्पेसिफिकली जनरल बोरिंग्स हैं। अब अगर इस सवाल को हम जनरल बोरिंग के पर्सपेक्टिव से सॉल्व करते हैं तो इन्वेस्टमेंट इनकम की इंफॉर्मेशन का कोई रेलेवेंस ही नहीं है, क्योंकि जनरल बोरिंग में आप इन्वेस्टमेंट इनकम को रिड्यूस नहीं करते। लेकिन आपको सबसे पहले एक काम ये करना पड़ेगा कि आपको वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये जो हम वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन, कि कैपिटलाइजेशन पीरियड में हमारी जनरल बोरिंग्स कितने अरसे के लिए आउटस्टैंडिंग रही, उस पर क्या सूद लगा और एक वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट हो जाता है। हमारे पास साल के 12 महीनों में से शुरू के 2 महीने और ये वाले 2 महीने तो कैपिटलाइजेशन के लिए रेलेवेंट ही नहीं थे। यहां पहली एक्सपेंडिचर हुई है, इन 2 महीनों में काम सस्पेंड हो गया, यानी कि इन 12 महीनों में से 8 महीने पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन है। ठीक हो गया। अब पहला लोन लिया था मैंने 32 मिलियन का 13% पे। किस वक्त लिया था सर? ये लोन आपने लिया था 1 मार्च 16 पे। तो यहां से लेकर ईयर एंड तक कितने महीने कैपिटलाइजेशन वाले हैं सर? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि वेटेड एवरेज रेट निकालने के लिए इस 32 मिलियन लोन को यूटिलाइज किया गया ऑन एन एवरेज 8 महीनों के लिए। तो मैं क्या करता हूं सर? 32 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 13% मल्टीप्लाई बाय 8/12 इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 32 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 8/12, 8 महीने का बैलेंस। दूसरा लोन नंबर 2 हमने 11% पे लिया 1 अगस्त पे। तो कैपिटलाइजेशन पीरियड में ये कितना आउटस्टैंडिंग था? 1 2 3 4 5, 10 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 11% मल्टीप्लाई बाय 5/12 डिवाइडेड बाय 10 मिलियन इंटू 5/12। सर ये हमारे पास एक वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट आ जाएगा 12.67%। अब हमने सिंपल बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज कैलकुलेट करना है। यहां देखिएगा सर, हमारे पास इक्विटी के 15 मिलियन थे, पहली पेमेंट हमने की यहाँ पे, तो 20 मिलियन की पेमेंट में से 15 मिलियन तो इक्विटी से कर दी होगी। जनरल बोरिंग से कितना लोन लिया होगा सर? जनरल बोरिंग से लोन लिया होगा सिर्फ 5 का, तो 5 रुपए का लोन, वेटेड एवरेज रेट 12.67%। कितने अरसे के लिए सर? सिर्फ 1 महीने के लिए, क्योंकि 1 महीने बाद आपको एक और पेमेंट करनी है। तो 5 × 12.67% मल्टीप्लाई बाय 1/12, 0.05। इसके बाद 5 का लोन चल रहा था, 1 महीने बाद 18 की मजीद पेमेंट करनी पड़ गई, तो अब टोटल लोन कितना हो गया? 23 रुपए, 5 + 18। अब जनरल बोरिंग का टोटल लोन कितना हो गया? 18 मिलियन इंटू 12.67, कितने महीनों के लिए? 1 2, इन 2 महीनों में तो कैपिटलाइजेशन नहीं होगी ना, 3 और 4, उसके बाद 16 की पेमेंट करनी है। तो 23 मिलियन इंटू 12.67% इंटू 4/12, 0.97। फिर इसके बाद हम यहां तक पहुंच गए, मजीद 16 की लोन लेना पड़ा पेमेंट करने के लिए, तो हमारी टोटल जनरल बोरिंग कितनी हो गई? 5 + 18 + 16 इंटू 12.67% इंटू कितने महीनों के लिए? 1 2 और 3, 1.23। तो ये हमारे पास सवाल की रिक्वायरमेंट नंबर बी भी मैनेज हो गई। 2. क्या ये समझ आ रहा है सर? हमें कॉपी करें इसे, तो फिर अगले सवाल पे आते हैं।